हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, लास्ट जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो 3-4 दिनों से वही टॉपिक चल रहा है, वो है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के लिए मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन समझा दिया है, मैंने उसका अभिविन्यास आपको समझा दिया है। आज हम ट्रांजिस्टर के कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को, मतलब उभयनिष्ठ आधार विन्यास को और समझेंगे। इसके लिए हम निर्गत और निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र को भी आज समझने की कोशिश करेंगे। ये बात ध्यान में रखिए बच्चों, एग्जाम के अंदर जब भी ये क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ आधार विन्यास हेतु, समझिए सवाल क्या आता है, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन ये है कि ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ आधार विन्यास हेतु निर्गत एवं निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र को बनाइए तथा आवश्यक परिपथ चित्र भी बनाइए। तो आपको क्या करना है, एक अच्छा परिपथ चित्र बनाना है, आपको निवेशी वक्र बिल्कुल सही बनाना है, आपको निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र बिल्कुल सही बनाना है। एक एक नंबर के तीनों पार्ट हो गए। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र 1 नंबर का, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र 1 नंबर का, और उसी के साथ में परिपथ वो भी 1 नंबर का। तो इस तरीके से डिवाइड हुआ। ये बात और ध्यान में रखो, अगर परिपथ में छोटी सी भी गलती है, थोड़ी सी भी गलती है, तो आपका परिपथ पूरी तरीके से गलत माना जाएगा। उसका 1 नंबर में से आप सोचोगे कि अगला आधा नंबर देगा, ऐसा एग्जामिनर कभी नहीं करता। वो अपनी मार्किंग को सटीक रखने की कोशिश करेगा, वो देगा तो पूरा देगा, अदरवाइज पूरे को काट देगा। ये बात ध्यान रखना। तो परिपथ में हमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है, इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है ये बात। इसी के साथ में ये भी पूछ सकता है कि उभयनिष्ठ आधार विन्यास हेतु धारा लाभ का मान ज्ञात कीजिए, या धारा लाभ का सूत्र ज्ञात कीजिए कि धारा लाभ क्या होता है। ठीक है ये बात। चलिए, तो हम काम करना चालू करते हैं। टॉपिक हमारे पास में आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ उभयनिष्ठ आधार विन्यास या अभिविन्यास। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। थ्योरी आसानी से लिखी जा सकती है। थ्योरी में आप सिंपल सिंपल सी बातें इंक्लूड करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं करेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेट करोगे आप ही उलझोगे, आप ही के नंबर कटेंगे, और ऐसा अपन को करना नहीं है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बनाते हैं परिपथ चित्र की। इसका परिपथ चित्र कैसा होगा। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में है परिपथ, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम बहुत अच्छे से समझिए बच्चों, तो पूरा अगर कोड भी पढ़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उभयनिष्ठ आधार विन्यास है ना बच्चों। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए मैं आपको बताता हूं कि तरीका क्या है। तो हमने बोला कि सबसे पहले बनाया आधार, ठीक, फिर 2 टर्मिनल इससे ऐसे निकाले, डन। ये आधार बेस इस तरफ, सॉरी इस तरफ एमिटर और इस तरफ कलेक्टर। फिर हमें यहां पर दर्शानी होती है धारा। मैं ट्रांजिस्टर जो ले रहा हूं बच्चों वो है PNP। आप NPN ट्रांजिस्टर के लिए भी काम कर सकते हैं, ठीक। तो ये वाला भाग होगा P, ये वाला भाग होगा N, और ये वाला भाग होगा P। तो धारा जो है वो इमिटर और बेस के बीच में, उत्सर्जक और आधार के बीच में प्रदर्शित की जाएगी। तो ये ऐसा, ठीक है। चलिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव। फिर आधार जो है वह निर्गत एवं निवेश दोनों में क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो ये हम इसे बीच में बना दिया हमने, ये उभयनिष्ठ है हमारे लिए। फिर इस तरफ वाला भाग हमारे लिए निवेश का काम करेगा, इस तरफ वाला भाग निर्गत का काम करेगा, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें धारा
का मापन करना है। कैसे? वोल्टेज को चेंज करके। अब लाक्षणिक वक्र और कैसे बनाते हैं कि वोल्टता को चेंज करते जाते हैं तो धारा में जो परिवर्तन आता जाता है उसके संगत उनके मध्य ग्राफ बनाया जाता है, वही क्या होता है अभिलाक्षणिक वक्र। वोल्ट और धारा के बीच में जो वक्र है वही तो अभिलाक्षणिक वक्र है। अरे पीएन डायोड के लिए बना रखा है हमने, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? धारा ज्ञात करनी है। धारा कैसे ज्ञात करेंगे? आंसर है बच्चों अमीटर की सहायता से। तो ये हमने एक लगा दिया अमीटर, ठीक है। ये कौन सा मीटर होगा? माइक्रोमीटर होगा या मिलीमीटर होगा? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो इमीटर धारा होती है, उत्सर्जक धारा, वह बच्चों मिली एम्पियर में बहती है। तो फिर ये वाला जो अमीटर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? मिलीमीटर होना चाहिए, ठीक। तो ये हमने स्मॉल m और कैपिटल ए लिख दिया कि ये जो अमीटर है वो मिली अमीटर है, ठीक है। फिर हमें और क्या करना है? हमें निवेशी वोल्टता भी ज्ञात करनी है कि निवेश में E और B के बीच में हम कितना विभवांतर दे रहे हैं। उत्सर्जक और आधार संधि के मध्य के विभवांतर को ज्ञात करने के लिए हमने समांतर क्रम में लगा लेना है। क्या बच्चों? वोल्टमीटर। क्या लगा लेना है? हमें वोल्टमीटर लगा लेना है, ठीक। और ये वाला वोल्टमीटर जो है किसके बीच में? इमीटर और बेस के बीच में कैलकुलेट कर रहा है, तो हमने लिख दिया VBE या VEB लिख दीजिए। हम हर बार EB संधि लिख रहे हैं तो मैं इसे EB लिख देता हूं, VBE, ठीक है। उत्सर्जक और आधार के मध्य विभवांतर को ज्ञात करने के लिए वोल्टमीटर VEB का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में लगता है, ठीक है, बात हो गया काम। फिर हमें वोल्टता को चेंज करना है। वोल्टता को चेंज करेंगे तभी तो जाके धारा के मान में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। धारा का मान परिवर्तित होगा, वोल्टता का मान परिवर्तित होगा तो हमारा ग्राफ आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो अभी ये वोल्टता कैसे चेंज करें? तो हम बोलते हैं विभव विभाजक का उपयोग करें या फिर धारा नियंत्रक का उपयोग करो, ठीक है। तो धारा नियंत्रक को लगाने के दो तरीके हैं, जो आपकी बुक में है वो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक। तो उन्होंने क्या काम करना है वो समझिए। ये एक लाइन इसको थोड़ा सा आगे बना दीजिए, यहां पर एक लाइन ऐसा खींचिए और प्रतिरोध बनाए, ठीक है। फिर यहां पर बैटरी लग जाएगी, वो कैसी भी उसकी पोलैरिटी हम देख लेंगे बाद में, और ऐसा बना दिया, डन हुआ। फिर इसके बाद में इस वाली लाइन को उठा करके ऐसा, ये आपका धारा नियंत्रक है या विभव विभाजक है बच्चों, ठीक है। अब इसके लिए ये बैटरी कैसी होगी? तो हम बोलते हैं कि जो इमीटर बेस संधि है, उत्सर्जक आधार संधि जो है वो हमेशा अग्रवायसित होनी चाहिए। तो P भाग को बैटरी का पॉजिटिव ही मिलना चाहिए, तो ये बैटरी का पॉजिटिव है। तो फिर दूसरी तरफ बैटरी का क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। ये वाली बैटरी हम क्या लिखते हैं? VBB लिखते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, डन हो गया। इस वाले विभव विभाजक को हमने क्या लिखा है? R1 लिखा है, काम कंप्लीट हो गया। ऐसा का ऐसा रेप्लिका इस तरफ बना सकते हो। ये जो धारा नियंत्रक मैंने ऐसा बना रखा है, मैं उधर धारा नियंत्रक आपको चेंज करके बताऊंगा कि ऐसा भी आप बना सकते हैं, कहीं कोई गलती नहीं है। चलिए तो वापस से धारा को मापन के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? आंसर है अमीटर लगाना पड़ेगा। ये अमीटर कौन सा होगा? हमने बोला मिली अमीटर होना चाहिए, क्योंकि इस संग्राहक में बहने वाली धारा क्या होती है? मिली एम्पियर में बहती है, ठीक है। फिर संग्राहक आधार संधि के मध्य का विभवांतर बच्चों निर्गत विभवांतर है, ठीक है। इस विभवांतर को ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करना पड़ेगा? आंसर है वोल्टमीटर का उपयोग करना पड़ेगा। वोल्टमीटर कौन सा? तो VCB, संग्राहक आधार के मध्य के विभवांतर को ज्ञात करने के लिए वोल्टमीटर VCB का उपयोग किया गया है, ठीक है। फिर देखो धारा नियंत्रक ऐसा भी बना सकते थे, ऐसा ही बनाते हैं हम धारा नियंत्रक। और फिर जो बैटरी को जोड़ना है वो ये पश्च अभिनित होने चाहिए इस तरफ का, तो P भाग को बैटरी का ऋण टर्मिनल, ये लो कनेक्शन कंप्लीट। ऐसा भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा बनाने का फायदा क्या? अपने आप में सर्किट कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, ऐसा हैवी दिखता है सर्किट, ठीक है। तो उसके चक्कर में सर्किट को हैवी बना देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही आएगा बच्चों, ठीक है। तो हमने क्या करना है यहां पर? वही काम भैया, एक प्रतिरोध
इस तरफ बैटरी लगा देंगे, P भाग है, पश्च अभिनित करना है तो इस तरफ बैटरी का नेगेटिव आएगा, ठीक है। और ये वाली बैटरी कौन सी, VCC, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस लाइन को सीधा ही आगे मिला देते हैं, ऐसे भी मिलाएंगे और ऐसे मिलाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मिनट रुके बच्चों, ये तो ये भी लगा देते हैं, ये और ये दोनों लाइन नहीं भैया, ये लाइन नहीं है ये, ठीक है। ये तो फिर आपने शॉर्ट कर दिया तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहा, डायरेक्ट काम फिर इधर से हो जाएगा, ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये इस तरफ स्पेस है और ये लाइन यहां से कनेक्टेड है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इस वाले विभव विभाजक को R2 कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमें काम करना है, हमारा सर्किट डायग्राम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ऑलमोस्ट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी तक हमने धारा की दिशा को प्रदर्शित नहीं किया, ठीक है। तो यहां पर हमने ये माइनस लगा देना है, ये प्लस हो जाएगा। चलिए अब धारा की दिशा समझिए, तो अगर इमीटर में ऐसा धारा प्रवेश कर रही है तो ये जो धारा IE है वो ऐसे जा रही है, ये बात ध्यान में रखें। ये जो दिशा है ये IE की दिशा है, या तो IE की दिशा ऐसा प्रदर्शित कर दो, अदरवाइज यहीं पर एक लाइन खींच दो, यहां पर IE लिख दीजिएगा। फायदा वैसे इसमें है, ये अलग से उसको प्रदर्शित हो जाएगा ऊपर, है ना, क्योंकि अपन ने सर्किट को कॉम्प्लिकेट बना दिया। अगर ये नहीं बनाते तो दिशा दर्शा देते, ठीक, लेकिन अपन ने ये बना दिया है तो अपन ऐसा ऊपर दर्शा देते हैं कि IE दिशा ऐसी है, ठीक। फिर IB में काम कर सकते हैं, ये IB की दिशा है, ऐसा नीचे की ओर जा रही है। अगर ये अंदर प्रवेश कर रही है तो IB और IC बाहर निकलती होनी चाहिए, तो IB बाहर निकल रही है ऐसा, और IC बाहर निकल रही है ऐसा, ये IC है, ठीक है, ऐसे इस डायरेक्शन में। तो हमने बता दिया, धारा की दिशा भी हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो बैटरी सही कनेक्टेड, देखिएगा कि P टैग को बैटरी का पॉजिटिव ही मिलना चाहिए, अगर बायसित हो गया, इस तरफ पश्चिम बायसित हो गया तो P भाग को बैटरी का नेगेटिव मिलना चाहिए, काम करता, ठीक। फिर धारा की दिशा हमने देखी कि ट्रांजिस्टर में ऐसा हम शो कर रहे हैं, तो ये आती हुई IE धारा आ रही है तो IB और IC बाहर निकलनी चाहिए, ये हमने देख लिया। फिर देखा कि धारा, ये जो अमीटर लगा रखे हैं ये सही अमीटर हैं क्या, क्योंकि कई बार क्या होता है, यहाँ पे मिली एमीटर लगा हुआ है तो यहाँ पे कई बार माइक्रो लग जाता है, या फिर यहाँ पे माइक्रो लगा है तो यहाँ पे मिली लग जाता है, ठीक है। ये आप देखोगे कि यहाँ पे माइक्रो लगेगा, यहाँ पे मिली लगेगा, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि धारा कौन सी है। अगर IE और IC धारा को नाप रहे हो तो फिर आपका मीटर मिली एमीटर ही होना चाहिए, ठीक है ये बात। तो ये हमारा अब सर्किट डायग्राम पूरी तरीके से क्या हो चुका है बच्चों, कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या काम करना है, इसके लिए थ्योरी लिखनी है। थ्योरी बहुत सिंपल है, किस तरीके से लिखेंगे तो समझिए। हम क्या कर रहे हैं, तो हमने बोला कि माना एक PNP ट्रांजिस्टर को क्या उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास में संयोजित किया गया है, ठीक है। फिर क्या करना है, ट्रांजिस्टर की EB संधि के मध्य के विभवांतर को, उभयनिष्ठ आधार विन्यास में ट्रांजिस्टर की EB संधि के मध्य के विभवांतर को निवेशी वोल्टता एवं उत्सर्जक से प्रवाहित धारा को निवेशी धारा कहते हैं, तथा ट्रांजिस्टर के CB, ट्रांजिस्टर के संग्राहक एवं आधार के मध्य, संग्राहक और आधार है ना, संग्राहक और आधार के मध्य के विभवांतर को निर्गत वोल्टता व संग्राहक से प्रवाहित धारा को निर्गत धारा कहते हैं। क्लियर हो गया ये बात। चलिए, ट्रांजिस्टर की EB संधि को अग्र अभिनित करने के लिए बैटरी VBB का उपयोग किया जाता है, जबकि ट्रांजिस्टर की CB संधि को पश्च अभिनित करने के लिए बैटरी VCC का उपयोग किया गया है। उत्सर्जक से प्रवाहित धारा एवं संग्राहक से प्रवाहित धारा के मापन हेतु मिलीमीटर तथा EB के मध्य विभवांतर के मापन हेतु वोल्टमीटर VBE व CB के मध्य विभवांतर के मापन हेतु वोल्टमीटर VCB का उपयोग किया गया है। विभवांतरों के संगत या विभवांतरों के मान में परिवर्तन करने हेतु विभव विभाजक R1 तथा R2 व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से ये आपकी क्या हो गई, थ्योरी हो गई।
ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। एक बार के लिए इसे उतार लीजिए, फिर हम इसकी थ्योरी को लिखने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि मेरे को कहाँ उतारना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार के लिए डायग्राम को जल्दी से उतारो बच्चों, उसके बाद में अपन थ्योरी लिखने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। जल्दी से डायग्राम को क्या कीजिए, उतार लीजिए। ओके, तो ये ठीक है, वीडियो क्लैरिटी भी ठीक आ रही है। आगे काम करें बच्चों, तो थोड़ी सी थ्योरी मैं लिख देता हूं जो आपको उतारनी भी है ना। चलिए काम करते हैं थ्योरी वाला भाग। थोड़ा सा समझिएगा, डायग्राम को देख लीजिएगा किस तरीके से आपको एडजस्ट करना है ना। चलिए, तो डायग्राम अच्छे से बनना चाहिए। ओके, तो हमने क्या लिखना है, उभयनिष्ठ आधार विन्यास में ट्रांजिस्टर का आधार टर्मिनल निर्गत एवं निवेश दोनों में उपस्थित होता है या उभयनिष्ठ होता है, दोनों में उभयनिष्ठ होता है। उत्सर्जक आधार, उत्सर्जक आधार के मध्य विभवांतर को निवेशी वोल्टता तथा संग्राहक आधार, संग्राहक आधार के मध्य विभवांतर को निर्गत वोल्टता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में धारा, उत्सर्जक धारा IE निवेशी धारा तथा संग्राहक धारा IC निर्गत धारा कहलाती है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब हमें ये VBB और VCC के बारे में बताना है कि ये वाली बैटरी क्या कर रही है, इसे अग्र अभिनति दे रही है, जबकि VCC इसे पश्चात अभिनति प्रदान कर रही है। बैटरी VBB की सहायता से उत्सर्जक आधार संधि को, आधार संधि को अग्र अभिनत तथा बैटरी VCC की सहायता से संग्राहक आधार संधि को
क्या किया जाता है? पश्च अभिनत किया जाता है। ठीक है, कर दिया पश्च अभिनत। अब इसके बाद में इसको और इसको लिखो। और इन दोनों के बारे में लिखो। क्या? उत्सर्जक धारा एवं संग्राहक धारा के मापन हेतु मिली अमीटर, उत्सर्जक तथा संग्राहक धारा के मापन हेतु मिलीमीटर तथा उत्सर्जक आधार के मध्य विभवांतर उत्सर्जक आधार के मध्य विभवांतर के मापन हेतु वोल्टमीटर VBE व संग्राहक आधार के मध्य विभवांतर मापन हेतु वोल्टमीटर VCB का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सारी चीजों के बारे में लिख दिया। अब किसके बारे में? R1 और R2 के बारे में लिखेंगे कि ये क्या है? विभव विभाजक अवस्था है। फिर तो ये आएगी नहीं लाइन, तो आपको लिखनी है, मैं बता देता हूं। विभव विभाजक व्यवस्था R1 तथा R2, वापस से सुन लीजिए। विभव विभाजक व्यवस्था R1 तथा R2 की सहायता से EB तथा CB के मध्य विभवांतर में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, EB तथा CB के मध्य विभवांतर में परिवर्तन किया जाता है। तो एक बार के लिए थ्योरी जल्दी से उतार लो, जल्दी से उतारो। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? अपन ग्राफ के ऊपर बढ़ेंगे। जल्दी से उतारो इसे। ओके, चलिए अब हम कर रहे हैं बच्चों निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र की बात। तो थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर मैं इस चीज को इस तरफ वाले भाग को मिटा दूंगा। क्या होगा जब हम निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र की बात करेंगे बच्चों, तो वक्र बनेगा इसके बीच में उत्सर्जक आधार वोल्टता तथा उत्सर्जक धारा IE के मध्य वक्र बनेगा। कब बनेगा? जब हम निर्गत वोल्टता VCB को क्या करेंगे? स्थिर अथवा नियत रखेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिए। निर्गत वोल्टता VCB को नियत रखते हुए उत्सर्जक आधार के मध्य विभवांतर VEB में परिवर्तन के संगत उत्सर्जक धारा IE में परिवर्तन को दर्शाने वाले वक्र को ही निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि इसको स्थिर रखेंगे, इसको नियत रखेंगे, और इसको नियत रखने के बाद में हम इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में क्या खींचेंगे? ग्राफ खींचेंगे। अब ये भी बहुत सिंपल सा टास्क है बच्चों, हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये एक संधि है BE। क्या है? एक पीएन संधि है, और उस पीएन संधि को हमने क्या किया है? अग्र अभिनत किया है। तो अग्र अभिनति में जैसा पीएन डायोड का ग्राफ होता है ना बच्चों, वैसा का वैसा ग्राफ इसके बीच में जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में भी रखिएगा कि जहां E टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, वहीं C टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है।
तो जब हम इस चीज को नियत रखेंगे, वीसीबी को नियत रखेंगे, तो वीसीबी का कुछ ना कुछ मान तो तय करेंगे, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट। वो मान किस में लिखा जाएगा? तो हमने बोला कि इसके सापेक्ष में, इस विभवांतर के सापेक्ष में ये विभवांतर कैसा होगा? माइनस का होगा, ऋणात्मक होगा, उत्क्रम अभिनय ना, ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये बात ये ध्यान में रखिएगा। तो पोलैरिटी को चेक करके हमने काम किया है। डन हुआ? चलिए, तो मैं ग्राफ बना देता हूं और ये ग्राफ कैसा जाएगा थोड़ा सा ऊपर समझा देता हूं, उसके बाद में मिटा दूंगा। देखिए, ये ग्राफ जाना कैसा है? तो हमने बोलना है कि ये ग्राफ बनने वाला है बच्चों दो चीजों के बीच में। किसके बीच में? विभवांतर वी ई बी और धारा आई ई के मध्य। धारा आई ई कैसी है? आंसर है मिली एम्पियर में बह रही है। ठीक है, चूंकि ये दोनों संधियां, ये संधि जो है, पीएन संधि जो है वो अग्रवनित है, तो ये अग्रवनित का पीएन डायोड की बातें आ रही है। यूं ग्राफ जाने वाला है, आप देखेंगे कि ये ग्राफ ऐसा ही जाएगा बच्चों। ठीक है, और वही वाली बात कि अब यहां पर करना क्या है? हम बोलते हैं कि इसको नियत रखते हुए जब प्रारंभ में विभव विभाजक R1 की सहायता से उत्सर्जक आधार के मध्य विभवांतर को बढ़ाया जाता है, तो किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होती, या एक निश्चित वोल्टता तक किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। सीधी सी बात है, डायोड में भी नहीं बहती थी। ठीक, फिर एक निश्चित वोल्टता जिसे हम डेहली वोल्टता बोलते, कट इन वोल्टेज बोलते थे, नहीं बोलते थे? बोलते थे। ठीक, तो उस कट इन वोल्टेज के बाद में धारा के मान में क्या होना चालू होती है? वृद्धि होना चालू होती है। ये वाली धारा क्या कहलाती है? दहली, सॉरी वोल्टा क्या कहलाती है? दहली वोल्टा कहलाती है। तो ये यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर की दहली वोल्टा है, बस थोड़ा सा अंतर है। जहां पीएन डायोड की दहली वोल्टा जो है वो 0.3 से 0.7 के मध्य होती है, डिपेंड करता है कि वो जर्मेनियम का बना हुआ है या सिलिकॉन का बना हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पर ट्रांजिस्टर में ये जो दहली वोल्टा है वो 0.1 से 0.5 वोल्ट के मध्य होती है। ये ध्यान में रखिएगा कि ट्रांजिस्टर में दहली वोल्टा का मान किससे किसके मध्य होता है? 0.1 से 0.5 के मध्य होता है। कुछ किताबों में सीधा लिखा हुआ है 0.3। ऑलराइट, तो ये 0.1 से 0.5 के मध्य, कई किताबों में शायद ज्यादा भी लिखा हुआ हो, कोई बड़ी बात नहीं, 0.6 भी लिखा हुआ हो। ठीक, तो जैसे ही वोल्टा इससे मतलब VEB का मान जैसे ही 0.5 से ज्यादा होगा, VEB को थोड़ा सा बढ़ाने पर भी धारा IE के मान में क्या होगी? तेजी से वृद्धि होगी, धारा बहुत तेजी से बहना चालू होगी। ठीक, तो ये ग्राफ प्राप्त हो गया। ठीक, हम बोलेंगे कि बस इसके मान को बढ़ाओ तो फिर ये वाली धारा जो है बढ़ना चालू होती है। कब? जब आपने किसको नियत रखा? आंसर है VCB को नियत रखा, एक निश्चित मान है। ठीक है, लेट्स सपोज करो VCB का मान इस बार हमने लिया -10 वोल्ट। ठीक है, उसके ऊपर ये ग्राफ ऐसा गया। अब VCB के मान को जैसे ही हमने -10 वोल्ट लिया, फिर हमने ये ग्राफ बनाया। अब हम बोलते हैं कि अगर VCB के मान को चेंज कर दे तो क्या होगा भैया? तो हमने बोला कि लेट्स सपोज करो ये ग्राफ तो ड्रॉ कर ही लिया ना, अब दूसरा ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अब हमने R2 की सहायता से किसके मान को चेंज किया? VCB के मान को चेंज किया। अब -10 से हटा करके इसको -5 कर दिया भैया। ठीक है, यहाँ पर -5 वोल्टेज सेट किया हमने। ठीक, जैसे ही -5 को सेट किया, हमें ये ग्राफ वापस से ऐसा ही जाता हुआ नजर आया। लेकिन आप देखोगे तो ये थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ जाता है, और जैसे जैसे आप इसको चेंज करते जाते हो तो इसके विभिन्न मानों के लिए, अगर VCB को मैं 0 कर दूं तो ये सामान्य डायोड वाला ग्राफ जाएगा, ये वाला। विभिन्न मानों के लिए आपको अलग अलग वक्र देखने को मिलेगा, और ये इन सभी वक्रों का जो एक सम्मिलित रूप है उसे ही हम क्या बोलेंगे? निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र बोलेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, ग्राफ तो पीएन डायोड का ही है ना, लेकिन जैसे जैसे आप निर्गत वोल्टा को चेंज करोगे, इस ग्राफ के मान में थोड़ा बहुत हमें क्या देखने को मिलेगा? परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात तो अब इस ग्राफ को बना दो अच्छे से, इसको मिटा देता हूं, यहाँ पे अच्छे से अपन इसको डिस्कस करते हुए लिखते हैं। ठीक है, चलिए
अब ये इंपॉर्टेंट है, ग्राफ इज मोर इंपॉर्टेंट, ये बात ध्यान रखना, थ्योरी नहीं पढ़ेगा इतनी, ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने लिखा, हमारा पहला पॉइंट अब आ गया, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, ठीक है, किस किस के बीच में और कब, तो हम बोलते हैं निर्गत वोल्टता VCB, निर्गत वोल्टता VCB को नियत रखते हुए, निवेशी वोल्टता VEB में परिवर्तन के संगत उत्सर्जक धारा, जो कि निवेशी धारा थी, उत्सर्जक धारा IE में परिवर्तन को दर्शाने वाले वक्र को निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। ठीक है, ये निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र है बच्चों। अब ये बना कैसा, तो देखिए ग्राफ अच्छे से ड्रॉ होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। तो इस तरफ धारा आएगी, और कौन सी धारा, निवेशी धारा, कौन सी थी, IE, किसमें बह रही है, मिली एम्पियर में बह रही है। इस तरफ निवेशी वोल्टता VEB, ठीक है। फिर ग्राफ कैसा जाएगा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसे 3 कर्व बना दीजिए, ठीक है। फिर वापस आता हूं, मत दर्शाइएगा, है ना। ये कौन सा, VCB को नियत रखा ना, और कब, माइनस के 10 वोल्ट पर लिखा है। इसको VCB कितने पर, माइनस के 5 वोल्ट पर, ये कितने पर, VCB 0 वोल्ट पर, ठीक। फिर एक दहली वोल्टता होगी, यहां वाली अपन मान लेते हैं, है ना। ये वाली कौन सी वोल्टता होगी, तो हमने बोला दहली वोल्टता, इधर दहली वोल्टता, ठीक है। तो ग्राफ को बना लीजिए, ये छोटी सी थ्योरी है, उसको उतार लीजिए जल्दी से, फिर मैं देखता हूं, देखिए उस तरफ उतारता हूं, है ना। ग्राफ अच्छा बनाइएगा बच्चों, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसी के ही नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, ये दर्शाना जरूरी है, ठीक। यहां उतार तो क्या, क्या कर रहे हैं हम इस ग्राफ को बनाने के लिए, तो हम बोल रहे हैं कि VCB के मान को नियत रखते हुए, इस तरफ क्या R1 लगा हुआ था, विभव विभाजक R1 की सहायता से
संग्राहक तथा आधार के मध्य विभवांतर को परिवर्तित करने पर या निवेशी विभवांतर को परिवर्तित करने पर आई के मध्य क्या बनाया गया, ग्राफ बनाया गया। ठीक है, तो प्रारंभ में हमें क्या प्राप्त हुआ, किसी प्रकार की कोई धारा प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, तो देखिए इसे लिखने का तरीका बहुत सिंपल रखिएगा। तुमने बोला जब प्रारंभ में वीसीबी के एक नियतमान हेतु विभव विभाजक R1 की सहायता से निवेशी वोल्टता VEB के मान में वृद्धि की जाती है, तब निवेशी धारा IE के मान में नगण्य परिवर्तन होता है। मतलब ये लगभग शून्य के लमसम बह रही है, नगण्य परिवर्तन होता है। लेकिन ट्रांजिस्टर हेतु दहली वोल्टता, और वो कितनी है, 0.1 वोल्ट से लेकर के 0.5 वोल्ट। लेकिन ट्रांजिस्टर हेतु दहली वोल्टता से अधिक वोल्टता पर धारा के मान में तेजी से वृद्धि होती है। और आप देखेंगे कि ये वृद्धि बहुत जल्दी होगी, क्योंकि यहां पर ये जो VEB है ना, ये एक ऐसा वोल्टमीटर है जिसकी परास लगभग 5 वोल्ट तक है। आप देखेंगे कि इसकी परास जो है वो हम 0 से 5 वोल्ट का वोल्टमीटर ही लगाते हैं, ज्यादा वोल्टेज वाला वोल्टमीटर नहीं लगाते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमें क्या मिला, तेजी से ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। फिर आगे क्या लिखोगे, आगे लिखना चाहो तो लिख दीजिएगा कि VCB के मान को परिवर्तित करने पर हमें विभिन्न निवेशी वक्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, या अलग अलग निवेशी वक्र प्राप्त होते हैं, ये लिख दीजिएगा। अब हम प्रतिरोध की भी बात कर लेंगे। जब इतनी बात कर ही ली है तो हम प्रतिरोध की भी बात करेंगे कि निवेशी प्रतिरोध कितना होगा। तो ये थोड़ा समझने लायक बात है कि हमें पता है कि दहली वोल्टता के बाद में धारा के मान में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही, और अगर धारा आसानी से बह रही है बच्चों, तो इसका मतलब प्रतिरोध क्या है, कम है। ठीक है, तो ये बात, और वैसे भी अग्र अभिनत है, अग्र अभिनत में वैसे भी प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर मतलब निवेशी प्रतिरोध का मान जो है वह क्या होता है, अत्यल्प होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और निवेशी प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए वोल्टता को क्या रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, नियत रखना पड़ेगा, है ना, निर्गत वोल्टता को नियत रखना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसको मिटा दो थ्योरी को। CB अभिविन्यास में नियत निर्गत
वोल्टता पर निवेशी वोल्टता VEB में परिवर्तन तथा निवेशी धारा IE में परिवर्तन का अनुपात ही निवेशी गतिक प्रतिरोध RI और बेस को हमने कॉमन रखा था RIB कहलाता है। ठीक है, तो RIB वास्तविकता में हुआ क्या? तो आंसर है RIB हुआ निवेशी वोल्टता में परिवर्तन। निवेशी वोल्टता कौन सी थी? VEB थी, तो ये हमने लिखा डेल VEB, इसमें परिवर्तन। और उसी के संगत धारा में परिवर्तन जो है डेल IE। और ये कब? जब हमने VCB को क्या रखा? नियत। इधर नियत लिख रहा हूं बच्चों, ये नियत लिखा हुआ है, VCB बराबर नियत लिखा हुआ है। ठीक है, एक लाइन खींचनी है और इस लाइन के इस तरफ आपको क्या लिखना है? VCB बराबर नियत। तो इसे थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं मैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि निवेशी प्रतिरोध को ज्ञात करते समय हमें क्या करना पड़ता है? निर्गत वोल्टता को नियत रखना पड़ता है भैया। ठीक है, तो इधर ये लाइन खींची और इधर लिखेंगे VCB बराबर नियत। खत्म हो गया। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे? RIB का मान अल्प 10 से लेकर 100 के मध्य होता। डन, कंप्लीट, इतना खूब है। ठीक है, ये हो गया निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र बच्चों। इतना हमें निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र के लिए क्या करना है? काम करना है। तो जल्दी से ये चीज उतार लो और मैं देख लेता हूं कि मेरे को अब कहां से मिटाना है। जल्दी से उतारे इस चीज को। देखिए, ये अगर आपको नहीं दिख रहा हो, यहां पर ये अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसे वापस लिख देता हूं। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ये मैंने शायद बहुत छोटा लिख दिया। ये मैंने लिखा था VCB और फिर लिखा था माइनस का 10 वोल्ट। ठीक है, यहां पर मैंने वापस से VCB ही लिखा है और ये VCB बराबर लिखा था माइनस का 5 वोल्ट और ये VCB बराबर कितना है? 0 वोल्ट है। VCB लिखा हुआ है, फिर उसके सामने वैल्यू लिख रखी है। ठीक है, चलिए, तो ये उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा, है ना? ऑलराइट, अब हम बात करते हैं निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र की, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व थोड़ा सा समझिए बच्चों। तो आउटपुट किसके बीच में मिल रहा है? तो हमने देखना है कि आउटपुट में जो वोल्टा है वो तो है VCB और जो धारा है वो है IC, है ना? ये धारा तो है IC और वोल्टा है VCB और पश्च अभिनति है। अब अगर कोई PN डायोड पश्च अभिनत है तो उसका ग्राफ तो भैया कुछ ऐसा जाता है। इस तरफ हम लिख देते हैं वोल्टा, इस तरफ हम बोलते हैं IR, इस तरफ VR और ये ग्राफ कुछ ऐसा ही बनाया है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना, ये दोनों नेगेटिव के हैं। ठीक, लेकिन अब हम इसे सीधा बनाएंगे तो इसे पूरा ऐसा घुमाओ ऐसा, इसको पूरा घुमाओ। तो घुमाओ और इस VR को इस तरफ लेकर के आओ। तो मैं VR को इस तरफ लेकर के आ रहा हूं। ठीक, तो ये IR का आ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, नहीं जाएगा? ठीक, तो IR तो ऊपर की ओर जाएगा और VR इस तरफ आ जाएगा। एक मिनट के लिए रुके बच्चों, एक मिनट के लिए रुके। प्रीति दूध आ गया। भैया 1 मिनट आ रहे हैं।
अगर इस ग्राफ को सीधा बनाना होता, इसको ऐसा चेंज करना होता, तो भैया फिर ये कर्व जो है वो वी आर तो इस तरफ चला गया और आई आर सीधा ऊपर की ओर, पूरा का पूरा ऐसा घुमा दिया है ना, इसको ऐसा घुमा दो, कॉपी को उल्टा कर दो, तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा। ठीक, अब जब आप ऐसा बना रहे हो तो ये वाला कर्व किसके समांतर जा रहा है? आंसर है वी आर के समांतर जा रहा है। तो इस बार जब आप ग्राफ देखोगे तो वी आर के समांतर तो जाना चाहिए, आपको ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये वाला ग्राफ जब हम बनाएंगे। ठीक है, वैसे भी ऐसा ही बनाना है। फिर ये आई आर है कौन सी धारा? तो हमने बोला कि निर्गत में धारा कौन सी भरी थी? आईसी, तो फिर ये धारा होगी आईसी। ठीक है, फिर निर्गत की वोल्टता कौन सी है? वीसीबी, तो वी आर की जगह लिखेंगे वीसीबी। ये आईसी धारा मिली है या माइक्रो में है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ये वाली धारा मिली एम्पियर में थी, तो यहाँ पे मिली एम्पियर लिखोगे। ठीक है, और ऐसे ग्राफ जाएगा। और ये ग्राफ कब जाएगा? आंसर है हम निवेश में जो धारा बह रही थी ना, निवेश में कौन सी धारा बह रही थी? आईई बह रही थी। इस आईई धारा को क्या रखेंगे? नियत रखेंगे, क्योंकि अगर आईई धारा को चेंज कर दिया तो आउटपुट वाली धारा आईसी भी चेंज हो जाएगी भैया, ये ध्यान में रखो। क्यों? क्योंकि आईई बराबर क्या था? आईबी प्लस आईसी। अगर मैं इस मेन धारा को ही बढ़ा दूंगा तो फिर शायद ये धारा भी क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। अगर इस मेन धारा को ही घटा दिया तो फिर इन दोनों धाराओं पर भी हमें क्या देखने को मिलेगा? प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि इस निवेशी धारा को अगर चेंज कर दिया जाता है तो इस निर्गत धारा के मान में भी क्या होता है? परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी कारण ट्रांजिस्टर को करंट कंट्रोल्ड डिवाइस कहते हैं कि निवेश के करंट को, निवेशी परिपथ के अगर करंट को चेंज कर दिया जाए तो आउटपुट की करंट चेंज हो जाती है। ठीक है, इसी कारण ट्रांजिस्टर क्या है? एक करंट कंट्रोल्ड डिवाइस है, धारा नियंत्रक युक्ति है। ठीक है, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस, ध्यान में रखिएगा। ट्रांजिस्टर कैसी युक्ति है? करंट कंट्रोल्ड डिवाइस है। ठीक है, तो अब ये ग्राफ ऐसे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे आई का मान कुछ और होगा, फिर आई का मान चेंज करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, फिर आई का मान चेंज करेंगे ये बढ़ जाएगा, ऐसे ऐसे आप विभिन्न मान देते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो मैं ग्राफ बनाता हूं अच्छे से, वो ग्राफ बना लीजिए और उसके बाद में थोड़ी बहुत इसके लिए थ्योरी लिख देते हैं। ग्राफ देखिए, निर्गत आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, निर्गत धारा आईसी है और निर्गत वोल्टेज वीसीबी है। ये वाली धारा किसमें है? मिली एम्पियर में। ग्राफ कैसा जाएगा वो थोड़ा समझने लायक बात है। ये ग्राफ जब आप देखेंगे तो ये नेगेटिव वाली वैल्यूज से चालू हो जाता है, तो ये किताबों में कुछ ऐसा दिया हुआ होता है। इसे चलो मैं आगे ही दे देता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव से चालू हो रहा है, नेगेटिव वैल्यूज से चालू हो रहा है। ऐसा, ये आई ई जब 0 था, ये आई ई शायद जब 1 मिली एम्पियर किया, ये आई ई शायद 2 मिली एम्पियर किया, ये आई ई 3 मिली एम्पियर पे, और ये आई, अगर ऐसा भी याद नहीं रहे, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये वैल्यूज ही याद नहीं रहती, कोई दिक्कत नहीं है भैया, वैल्यूज याद नहीं रहती है तो छोड़ दो, मत करो। इसे IE1 लिख दो, इसे IE2 लिख दो, इसे IE3 लिख दो, इसे IE4 लिख दो, ऐसा कर दीजिए। ठीक, आप यहां पर देखिए इस ग्राफ में बहुत खास बात है। क्या खास बात है वो समझिएगा।
हमें ये पता है कि जब प्रारंभ में आई का मान शून्य होता है, समझिएगा इस ग्राफ को, आई का मान शून्य, और उस स्थिति में अगर वीसीबी का मान भी शून्य हो तो आईसी धारा का मान भी क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब आई का मान शून्य, वीसीबी का मान भी शून्य, तब जाके आईसी का मान भी क्या मिलता है, शून्य मिलता है। लेकिन आई का मान तो शून्य है एवं वीसीबी के मान को अगर और बढ़ाया जाए, वीसीबी के मान को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जाए, तो आप देखेंगे कि ये ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ता है और आपको फिर आईसी का मान कुछ ना कुछ दिखाई देता है। यहाँ पर हो गया अब आईसी का मान, ये वाले ग्राफ आईसी के लिए हो गया। ठीक है, ये ध्यान में रखना, पता चले तुम इस ग्राफ को किसका ग्राफ मान लो, आई का ग्राफ नहीं भैया, ये ग्राफ बता रहा है कि आई के मान को जब 0 बताया था तब जाके आईसी का मान इतना दिखाई दिया, ध्यान में रखना। तो ये ग्राफ है किसका, आईसी का ग्राफ है। कब, जब आई को क्या किया गया है, नियत किया गया है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है ना। तो हमने ये देखा कि जब आई के मान को 0 रखा जाए लेकिन वीसीबी के मान को जब बढ़ाया जाता है तो फिर आईसी का एक अत्यल्प मान हमें देखने को मिलता है। ये बहुत कम मान है आईसी का, बहुत कम। ठीक है, माइक्रो एम्पीयर की कोटि का बह जाएगा लगभग में। ठीक, तो ये क्या बता रहा है, हमें ये बता रहा है बच्चों कि ये जो इस समय बहने वाली धारा है, जो आईसी बह रही है, ये संतृप्त धारा, ये क्यों बही, क्योंकि हम बोलते हैं कि ये जो अभिनति है, ये पी एन डायोड अभिनति है, ये पश्च अभिनति है, और पश्च अभिनति में ये जो धारा बहती है, बहुत कम परिमाण की जो संतृप्त धारा बहती है, किसके कारण बहती है, हम बोलते हैं अल्पसंख्यक आवेशवाहकों के कारण, अल्पसंख्यक आवेशवाहक थे। ठीक, तो इस समय भी ये बहने वाली अत्यल्प धारा जो है वह पश्च अभिनति में पी एन डायोड की बहने वाली धारा के तुल्य ही होती है, जिसका परिमाण बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन आई के अशून्य मानों के लिए, आई का शून्य मान मतलब आई का मान 1 कर दो, 2 कर दो, 3 मिली एम्पीयर कर दो, 4 मिली एम्पीयर कर दो, आई का मान शून्य से बड़ा हुआ। ठीक है, तो जब आई के अशून्य मानों हेतु जब हम वीसीबी के मान में बहुत कम परिवर्तन करते हैं, बहुत कम परिवर्तन, देखो तो आईसी के मान में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है। देखो बहुत तेजी से ऊपर की ओर गया। मैंने क्या किया, आई का मान लिया कुछ ना कुछ, सपोज करो 4 मिली एम्पीयर लिया। ठीक है, तो जब मैं वीसीबी का मान थोड़ा सा ही चेंज कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक ही चेंज कर रहा हूं, हमें देखने को मिला कि आईसी का मान तो भैया बहुत तेजी से ऊपर की ओर गया। गया नहीं गया, गया ना बच्चों। ठीक, तो हमें ये पता चला बच्चों कि इस स्थिति के अंदर धारा के मान में बहुत तेजी से वृद्धि, और धारा अपने अधिकतम मान को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेती है। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि ये जो रीजन है जिसमें धारा के मान में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, आई का मान भी आपने ज्यादा लिया, आईसी का मान ऑटोमेटिकली बहुत कम समय में बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, आईसी का मान ज्यादा है, आई का मान ज्यादा है, रेस्पेक्टिवली आईबी का मान भी शायद ज्यादा होगा। खैर हमें आईबी के मान की बात नहीं करनी। तो ये दोनों धाराएं अपने अधिकतम मानों को बहुत जल्दी टच कर गई थी, इसको अधिकतम लिया और ये बहुत जल्दी अधिकतम पर पहुंच गई। ठीक, तो हमें ये पता चला कि ये वाला जो क्षेत्र है बच्चों, ये ठीक, इस क्षेत्र को हम क्या कर देते हैं, पेंसिल से इसे छायांकित कर दीजिएगा। वेयर इज द रेड मार्कर, इस क्षेत्र को ऐसा डॉट 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 लाइन कर दीजिएगा और फिर इसे पेंसिल से ऐसा छायांकित कर दीजिएगा। ठीक है, ये मान बताता है कि यहाँ पर धारा जो है वो अधिकतम मानों की ओर बहुत जल्दी अग्रसर हो रही है, अर्थात सभी धाराएं, निवेशी धारा अधिकतम, निर्गत धारा भी उसी समय अधिकतम होने की कोशिश कर रही है। ठीक, तो ये अगर धारा बहुत ज्यादा बहती है तो फिर ट्रांजिस्टर कौन सी क्षेत्र में चला जाता है बच्चों, आंसर है संतृप्त क्षेत्र में चला जाता है। तो फिर निर्गत में ये वाला भाग जो है वो संतृप्त क्षेत्र को बता रहा है, इस तरफ वाला भाग। ठीक है, फिर आगे चलो, आगे अगर आप देखोगे आई बराबर 0, निवेशी धारा 0, निर्गत में बहने वाली धारा अत्यल्प माइक्रो एम्पीयर में, जिसे हम नगण्य मान सकते हैं ये। ठीक, ये वाली धारा नगण्य। ठीक, आई का मान नगण्य। तो हम देखते हैं कि ये जो ग्राफ है, जब निवेशी और निर्गत धारा अपने न्यूनतम मानों या फिर लगभग 0 मानों को प्रदर्शित करती हैं, उस स्थिति के अंदर आई बराबर 0 तथा आई बराबर 0 के संगत वक्र तथा अक्ष वीसीबी के मध्य का भाग
अंतक क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ये वाला क्षेत्र कौन सा है? अंतक क्षेत्र। क्यों अंतक क्षेत्र है? क्योंकि बहने वाली धाराएं लगभग नगण्य है या फिर शून्य है। आई को हम शून्य बोल ही रहे हैं। आईसी माइक्रो एम्पियर में बहने लगी और बहुत कम है परिमाण में, तो उसे भी नगण्य माना। ठीक, ये शून्य थी, आईसी लगभग शून्य है, तो फिर आईबी का मान भी हम लगभग शून्य मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारी धाराएं, ट्रांजिस्टर की समस्त धाराओं का मान लगभग नगण्य अथवा शून्य है। तो ये क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होना चाहिए? आंसर है अंतक क्षेत्र होना चाहिए। ये अंतक क्षेत्र है, ये वाला संतृप्त क्षेत्र है। ठीक, तो फिर बच गया ये जो रीजन है, ये वाला रीजन जो है, जहां पर हम बोलते हैं आई के मान को चेंज करते हैं तो आईसी ऑटोमेटिकली उधर पहुंच जाती है, फिर आई का मान चेंज करो आईसी ऑटोमेटिकली उधर पहुंच जाती है। जहां आई के मान को चेंज करने पर आईसी का मान चेंज मिलता है, कंट्रोल्ड वेरिएशन मिलता है, तो हम बोलते हैं ये वाला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? सक्रिय। ठीक है, और ट्रांजिस्टर वास्तविकता में इसी क्षेत्र के अंदर कार्य करता है। ये वाला क्षेत्र है ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन के लिए। ठीक, और जब आप ये ग्राफ बनाए बच्चों, तो आपको लिखना पड़ेगा क्या भैया, ये चीज जब ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ के ऊपर लिख दीजिएगा। मेरे पास में ऊपर इतनी जगह है नहीं, लेकिन जो मैं यहां लिख रहा हूं वो आपको यहां लिखनी है। क्या लिखना है कि आई का मान, IE4 का मान सबसे ज्यादा है, फिर IE3 उससे थोड़ा सा कम है, फिर IE2 उससे और कम है, और IE1 सबसे कम है। ठीक है, IE बराबर 0, ये तो अपन ने लिख दिया। ठीक है, 0 मिल लिया। तो ये ग्राफ एक बार के लिए बनाओ आप जल्दी से, उसके बाद मैं आपको इसकी थ्योरी लिखा देता हूं। ठीक है, जल्दी से इस ग्राफ को बनाएं बच्चों। इस वीडियो में कट बहुत आ गए हैं, पता नहीं कौन कौन बीच में आया है, तो कट बहुत ज़्यादा आए हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। संतृप्त क्षेत्र को इंग्लिश में सैचुरेशन रीजन बोलते हैं, है ना, और अंतक क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं कट ऑफ रीजन, सक्रिय को एक्टिव रीजन बोलते हैं। ठीक है, ऑलराइट, चलो तो वीडियो ठीक ठाक चल रहा है अभी। ऑलराइट, देखिए बच्चों, मैं अगर मेहनत कर रहा हूं तो मैं ये चाहूंगा कि आप इस चैनल को प्लीज 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 शेयर कीजिए। बच्चों तक जितनी ये क्लासेस पहुंच पाएंगी, शायद उनके फिजिक्स में थोड़ी बहुत उनको हेल्प मिल पाएगी। ऑलराइट, चलिए काम करते हैं। ओके, तो क्या करते हैं भाई, निवेशी धारा आई को नियत रखते हुए, पहले तो परिभाषा लिख दो। निवेशी धारा आई को नियत रखते हुए निर्गत वोल्टता, निर्गत वोल्टता, और निर्गत वोल्टता कौन सी थी? VCD के मान में परिवर्तन के संगत निर्गत धारा IC, निर्गत धारा IC, निर्गत धारा IC के मान में परिवर्तन को, IC के मान में परिवर्तन को दर्शाने वाले वक्र को निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। ठीक है, ये मिटा दूं मैं, अब तो कोई मतलब ही नहीं रहा इनका, है ना। अभी भाई वो जो थोड़ी बहुत आवाज आएगी ना, वो मेरे बच्चे की है, वो रोता रहता है, जो भी काम करता रहता है, उसकी आवाज थोड़ी बहुत आ सकती है आपको। चलिए, अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। अब क्या करना है हम,
तो अब यहां पर हम देखना चालू करते हैं एक एक चीज को। तो हमने बोला जब इस अभिलाक्षणिक वक्र के निम्न बिंदु हैं, ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहला जब IE बराबर 0 तथा VCB बराबर 0 होता है, तब IC बराबर 0 प्राप्त होता है। लेकिन VCB के अशून्य मानों हेतु, अशून्य मानों हेतु, अशून्य मान मतलब VCB का मान हम थोड़ा बहुत क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अशून्य मानों हेतु IC का अत्यल्प मान प्राप्त होता है। यह बहने वाली निर्गत धारा पीएन डायोड की पश्च अभिनति को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ठीक है, पीएन डायोड की पश्च अभिनति को प्रदर्शित करती है। बच्चों बस एक मिनट रुकें। हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखें। दूसरे पॉइंट में हम क्या बोल रहे हैं, IE के अशून्य मानों हेतु, IE के ये अशून्य मानों हेतु जब VCB के मान में अत्यल्प परिवर्तन किया जाता है तो IC के मान में तेजी से वृद्धि होती है। IE के अशून्य मानों हेतु जब VCB के मान में अल्प वृद्धि की जाती है तब निर्गत धारा IC के मान में तेजी से वृद्धि होती है। एवं इसके पश्चात VCB के मान को और बढ़ाने पर धारा का मान लगभग नियत रहता है। फिर IC का मान देखोगे तो ये लगभग नियत चलेगा, ये परिवर्तित नहीं होगा। एवं इसके पश्चात VCB के मान को और बढ़ाने पर धारा IC का मान संतृप्त हो जाता है, तथा वक्र अक्ष VCB के समांतर हो जाता है। वक्र अक्ष VCB के
समांतर हो जाता है। ठीक है, समांतर हो जाता है। ठीक, इतना लिखिएगा। फिर बच्चों थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं कंप्लीट कर रहा हूं। क्या हो रहा है, इसके आगे आपको क्या लिखना है कि अक्ष VCB, सुन लीजिए तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, अक्ष VCB तथा IE बराबर 0 के मध्य छायांकित भाग अंतक क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। वापस से सुन लीजिए, अक्ष VCB तथा IE बराबर 0 मिली एम्पियर के मध्य छायांकित भाग अंतक क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इस स्थिति में ट्रांजिस्टर में बहने वाली तीनों धाराएं IE, IC एवं IB का मान लगभग नगण्य और 0 के निकट होता है एवं अक्ष IC व छायांकित भाग, अक्ष IC के संगत छायांकित भाग, देखो अक्ष IC के संगत छायांकित भाग संतृप्त क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इस स्थिति में ट्रांजिस्टर में बहने वाली सभी धाराओं का मान अधिकतम होता है। इन दोनों क्षेत्रों के अलावा बचा हुआ भाग, तीसरे पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट में, इन दोनों क्षेत्रों के अलावा बचा हुआ भाग सक्रिय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इस स्थिति में IE तथा IC का मान एक दूसरे के लगभग बराबर भी प्रदर्शित होता है। यह भी प्रदर्शित होता है कि IE के मान को परिवर्तित करने पर IC का मान भी उसी अनुरूप परिवर्तित होता है। यह सक्रिय क्षेत्र है। यह हो गया आपका क्या बच्चों, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। और फिर इसके बाद में हम क्या बात करेंगे, प्रतिरोध की बात करेंगे कि निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र का प्रतिरोध कहां, तो हम इन वाली लाइनों से देखेंगे, ना तो अंतक क्षेत्र से देखेंगे ना संतृप्त क्षेत्र से देखेंगे, हम देखेंगे सक्रिय क्षेत्र से। तो आप देखेंगे कि धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन वोल्टा के मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो वोल्टा के मान में बहुत परिवर्तन करने पर धारा के मान में क्या, अल्प परिवर्तन, मतलब धारा का मान कम चेंज हो रहा है। अब धारा देखो, प्रतिरोध में धारा कहां आती है, प्रतिरोध निकालते टाइम वो बताओ, नीचे की ओर आती है। और अगर वो मान कम है तो इसका मतलब प्रतिरोध का मान क्या है, ज्यादा। दूसरा, ये वाला जो प्रतिरोध है वो VCB और IC के मध्य है, जो कि कौन सी अभिनति में है, पश्च अभिनति में। पश्च अभिनति में तो वैसे ही प्रतिरोध ज्यादा होता है। ठीक है, निर्गत में पश्च अभिनति है और पश्च अभिनति में प्रतिरोध ज्यादा होता है। तो हमने क्या लिखा, निवेशी धारा IE को नियत रखते हुए निर्गत वोल्टता में परिवर्तन डेल VCB तथा निर्गत धारा में परिवर्तन डेल IC के अनुपात को निर्गत गतिक प्रतिरोध कहते हैं। परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो गतिक आएगा, गतिक प्रतिरोध कहते हैं। आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस, ये डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस कहते हैं। ये क्या होगा, R आउटपुट है और बेस कॉमन था इसलिए R को भी लिख दिया। ये क्या होगा, डेल VCB बटा डेल IC, कब, जब IE को क्या रखा गया, नियत रखा गया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा समझिए बच्चों, हम क्या बोल रहे हैं कि IC के मान में बहुत कम परिवर्तन आ रहा है, जबकि VCB का मान आप बहुत ज्यादा चेंज कर रहे हो, जबकि IC के मान में परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा, नियत मिल रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में प्रतिरोध का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, पहला काम। दूसरा क्या भैया, दूसरा ये कि ये पश्च अभिनति है, पश्च अभिनति में तो वैसे भी प्रतिरोध ज्यादा ही होता है, और हम बोलते हैं कि ROB का मान अत्यधिक, और कितना, 10 की घात +6 मेगा ओम कोटि का होता है, ये ध्यान रखिएगा।
आरओबी का मान अत्यधिक 10⁶ ओम कोटि का या मेगा ओम कोटि का होता है। क्यों होता है, मैंने आपको कारण बताया क्यों, क्योंकि वीसीबी के मान में अत्यधिक परिवर्तन करने पर भी निर्गत धारा आईसी के मान में अत्यल्प परिवर्तन होता है एवं इस स्थिति के अंदर पीएन संधि या सीबी संधि जो है वो पश्चात्पन्नत होती है। ये दो कारण आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये वक्र इतने ही हो गए। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये डायग्राम है। ये जो अपन ने ग्राफ बनाया ना बच्चों, ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र और सर्किट डायग्राम, यही आपको एक एक नंबर दर्शाएंगे, यही एक एक नंबर दिलाएंगे। ठीक, ये जो थ्योरी हम इतनी सारी लिख रहे हैं, इसका अगर आप 1/2 भाग भी सही लिख पाए ना तो बहुत है, और जो सही लिखो उसको अंडरलाइन कर दो। आप वही दिखाओ जो आपका काम सही है, ठीक है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि जो सही है वही लिखो, जो आपको लग रहा है गलत हो रहा है वो लिखो ही मत, जरूर क्रॉस ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इतनी थ्योरी याद करो जो आपको अच्छे से याद रह सके। अगर इतनी सारी थ्योरी याद नहीं होती तो खत्म करो ना भैया, ये आराम से याद हो सकता है। किस किस के बीच में ये ग्राफ बनता है वो ध्यान में रख सकता है। अंतर क्षेत्र, संतर क्षेत्र और सक्रिय क्षेत्र को दर्शाओ, खत्म करो, ज्यादा रामायण मत करो फिर, ठीक है। तो इस तरीके से याद करो, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बस ये कह रहा हूं। चलो आज के लिए बच्चों इतना ही। इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करते रहो, चैनल को सपोर्ट करो। हैव अ गुड डे, टेक केयर।